पाटन संग्रहालय काठमांडू घाटी की विरासत का भंडार है, लेकिन इसके गैलरी विंग में नेपाल के दक्षिणी मैदानों के स्वदेशी थारू लोगों को समर्पित एक अस्थायी मल्टीमीडिया प्रदर्शनी है। तराई में सबसे बड़े जातीय समूह के रूप में और 1960 के दशक में अमेरिका द्वारा वित्त पोषित मलेरिया उन्मूलन से जुड़े होने के कारण पहाड़ के निवासियों का राप्ती घाटी में अपने जंगलों में स्थानांतरण, साथ ही माओवादी संघर्ष, थारू पर प्रभाव पड़ा का व्यापक विश्लेषण किया गया है। लेकिन इस शोध का अधिकांश हिस्सा गैर थारू शिक्षाविदों से आया है। अब प्रदर्शनी डोले डोले का उद्देश्य थारू लोगों द्वारा थारू लोगों के इतिहास, संस्कृति और अंतरपीढ़ीगत ज्ञान और कौशल को उजागर करना है। क्यूरेटर में से एक बीरेंद्र महतो कहते हैं, थारू समुदाय के बारे में प्रदर्शनियां ज्यादातर अन्य लोगों की थीं और कभी-कभी वे गलत जानकारी देते थे। हमने सोचा कि अपनी कहानियां स्वयं बताना महत्वपूर्ण है। प्रदर्शनी की शुरुआत थारू महिलाओं को समर्पित एक खंड से होती है, क्योंकि ये महिलाएं ही हैं जो संस्कृति को आगे बढ़ाती हैं। एक अन्य क्यूरेटर लवकांत चौधरी कहते हैं, जब आप थारू गांव में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले महिलाएं ही दिखती हैं और यहां तक कि घर के अंदर खाना पकाने से लेकर दवा तक की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। दरअसल विवेक चौधरी की पहली तस्वीर थारू महिलाओं की है, जो कैलाली में धुंध भरी सुबह में सिर पर लकड़ी रखकर चल रही थीं। अन्य छवियां उसी विषय पर आधारित हैं। पानी का घड़ा, घास, टोकरियां ले जाती महिलाएं। थारू महिलाओं को अधिक स्वतंत्र और अधिक सशक्त माना जाता है, क्योंकि उन्हें नेपाल के अन्य जातीय समूहों के बीच प्रचलित लिंग प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता है। शोधकर्ताओं ने थारू समाज को मातृसत्तात्मक तक कहा है। तस्वीरों के साथ लिखे अपने नोट में इंदु थारू असहमत होने का अनुरोध करती हैं। वह लिखती हैं कि थारू महिलाएं उतनी स्वतंत्र नहीं हैं जितनी दृढ़ हैं। महिलाओं को अभी भी मामलों पर निर्णय लेने के लिए पति की अनुमति की आवश्यकता होती है और थारू तब तक मातृसत्तात्मक नहीं है जब तक कि मातृसत्ता का अर्थ माता पिता का घर छोड़ना और शादी के बाद पति के घर में रहना, या परिवार की इच्छा के अनुसार कई बच्चों को जन्म देना, या जब तक एक बेटा न हो जाए जन्म। थारू महिलाओं की तस्वीरें अक्सर गहनों से भरे नौपारंपरिक परिधान में खींची जाती हैं, लेकिन प्रदर्शनी में थारू महिलाओं की तस्वीरें हैं जो घर और खेतों में काम करती हैं और कामैया और कमलारी व्यवस्था के उन्मूलन से लेकर थारूहट आंदोलन तक राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती हैं और अपना प्रतिरोध दिखाती हैं। प्रदर्शनी के कोने में थारू महिला पार्वती चौधरी की एक पेंटिंग लगी हुई है, जिसमें उनकी पीठ पर उनका बच्चा है। टीकापुर दंगों के दौरान पार्वती के विकलांग पति को भी पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर पार्वती अपने बच्चे को साथ लेकर इस आंदोलन में शामिल हो गईं। आंदोलनों की तस्वीरें और पेंटिंग राज्य के हाथों ऐतिहासिक अन्याय की याद दिलाती हैं। थारू महिलाएं अब उन क्षेत्रों में कदम रख रही हैं जो कभी पुरुषों के प्रभुत्व वाले थे। हाथियों को नहलाती महिला महावतों की तस्वीरें हैं जो मानव पशु संबंधों की निरंतरता को दर्शाती हैं, जो थारू पारंपरिक रूप से निभाते थे। प्रदर्शनी में शारीरिक कला की तस्वीरें भी शामिल हैं जो थारू महिलाओं की पीठ, हाथ और पैरों को सजाती हैं। समुदाय में गोदना उनकी माताओं द्वारा बेटियों को दिया जाने वाला एक कौशल है, और यह न केवल एक कला है बल्कि इसका उपयोग चिकित्सा के रूप में भी किया जाता है। यह विश्वास है कि यह दर्द को कम करता है। लवकांत चौधरी बताते हैं, टैटू न केवल अंतरपीढ़ीगत ज्ञान साझा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, बल्कि एक धारणा यह भी है कि जब कोई मर जाता है तो टैटू उसके बाद के जीवन में चला जाता है। गैलरी की एक दीवार मछली पकड़ने के जाल और औजारों से सजी हुई है, जो जंगलों, घास के मैदानों और नदियों में थारू जीवन शैली की झलक दिखाती है। बदलते समय के साथ पारंपरिक थारू मछली पकड़ने के क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है, जिससे जीवन जीने के तरीके और पीढ़ियों से अर्जित कौशल और ज्ञान को खतरा है। अधिकांश थारू गतिविधियां सामूहिक हैं और टिकाऊ हैं। वे अकेले मछली नहीं पकड़ती। महिलाएं समूहों में जंगलों में मिट्टी इकट्ठा करने जाती हैं,
जिसे पीटकर वे मिट्टी के बर्तन बनाती हैं। यह कौशल खत्म हो रहा है। यही कारण है कि फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण इतना महत्वपूर्ण है। क्यूरेटोरियल टीम बाद में प्रदर्शनी को नेपाल के अन्य हिस्सों में भी ले जाने की योजना बना रही है। थारुओं की युवा पीढ़ियां जो राजधानी में पली बढ़ीं और गैर थारू जो कैलाली में थारू संग्रहालय देखने में सक्षम नहीं हैं, इस शो से बहुत कुछ सीखेंगे।